हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज क्या देखेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम से रिलेटेड 20 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें क्या है 10 क्वेश्चन आपका प्रीवियस क्वेश्चन रहेगा और 10 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से संबंधित होगा। ठीक है, तो जो हमारे चैनल पे नए हैं वो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक करके क्वेश्चन। तो पहला दिखा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि भट्ठी तेल फर्नेस ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगर यह तेल परिष्करणी यानी रिफाइनरी का एक उत्पाद है, तो ये कथन क्या है, सही है। अगर कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा यानी पावर उत्पादन के लिए करते हैं, तो भट्ठी का जो तेल है उसका प्रयोग क्या है, पावर उत्पादन के लिए करते हैं। अगर इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक उत्सर्जन होता है, तो ये भी सही है। यहाँ भट्ठी तेला या फर्नेस ऑयल कहने का मतलब वो है कि पेट्रोलियम की बात ही कर रहा होगा। ठीक है, रिफाइनरी की बात ही कर रहा है, तो उसमें सल्फर की मात्रा होता ही है, पर्यावरण को प्रदूषण पहुंचाएगा। जलाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा। तो ये तीनों कथन सही होना चाहिए। अगर भट्ठी तेल या फर्नेस ऑयल तेल परिष्करण रिफाइनरी का उत्पाद है, या कच्चे तेल के आसवन के बाद, बोले ना वही है पेट्रोलियम का जो आसवन करते हैं, परभाजी आसवन करते हैं। ठीक है, तो ये कच्चे तेल के आसवन के बाद बचा हुआ भारी अंश होता है। अगर कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं, खासकर उन उद्योगों में जहाँ ऊर्जा की खपत बहुत अधिक होती है, जैसे कि बिजली संयंत्र और बड़े कारखाने। अगर इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन होता है। फर्नेस ऑयल में सल्फर की मात्रा अधिक होती है, जिसके जलने पर सल्फर डाइऑक्साइड नामक गैस निकलती है, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। ठीक है, फिर ब्लू कार्बन क्या है, तो महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा प्रगृहित कार्बन है क्या। या फिर दूसरा है वन जैव मात्रा और कृषि मृदा में प्रच्छादित कार्बन। तीसरा है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में अंतर्विष्ट कार्बन। फिर है वायुमंडल में विद्यमान कार्बन। ठीक है, तो ब्लू कार्बन हो जाएगा महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा परिगृहित कार्बन। ऑप्शन यही ये ज्यादा सटीक है। ठीक है, तो ब्लू कार्बन वह कार्बन है जो महासागर और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र, जैसे मैंग्रोव हो गया, समुद्री घास के मैदान हो गए, नमक वाले दलदल हो गए, द्वारा वायुमंडल से अवशोषित और संग्रहित किया जाता है। जो कार्बन इसमें है मौजूद वो ब्लू कार्बन कहलाएगा। करिए पारिस्थितिक तंत्र स्थलीय वनों की तुलना में प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक कार्बन संग्रहित करने में सक्षम है और इसीलिए जलवायु परिवर्तन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरा है कि प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव का या किन जीवों का मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है। फर्न, लाइकेन, मॉस, छत्रक या मशरूम। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो क्वेश्चन पहले देखना है क्या बोल रहा है, प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव का या किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर, मृदा विहीन मतलब कि वैसी सतह जहां पे मृदा नहीं है, ठीक है, सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है। तो क्या फर्न बिना मृदा का जीवित रहता है। फिर है लाइकेन, तो लाइकेन है जो बिना मिट्टी वाले सतह पे जीवित रह सकता है। मॉस भी है जो रह सकता है। मशरूम या छत्रक है, तो मशरूम कहेंगे कि घास फूस पे भी पैदा होता है, तो उसमें मिट्टी नहीं है। तो मिट्टी कहने का मतलब सिर्फ मिट्टी नहीं होता है, उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, ह्यूमस की मात्रा होता है, वो भी पेड़ पौधे का भाग होता है। और मशरूम तो है कि घास फूस जैसे बोल सकते हैं, धान का पुआल है उस पर उग जाता है। लेकिन इसके लिए वही है कि ह्यूमस ये सब की जो भी जरूरत है वो चाहिए ही चाहिए, तभी छत्रक या मशरूम पैदा हो सकता है। ये क्या है, लकड़ी ये सब पे भी हो जाएगा। तो ये कथन भी मृदा विहीन पे नहीं, मृदा की जरूरत। तो यहाँ पे छत्रक कौन सा है, लाइकेन और मॉस, छत्रक नहीं है क्या। अच्छा, ये बिना मिट्टी के भी तो हो ही रहा है ना। आंसर 2 और 3 है क्या इसका, देखते हैं। 2 और 3 है,
2 और 3 है, छत्रक को नहीं मान के चला है, ठीक है। तो लाइकेन मृदा विहीन सतहों पर जीवित रहने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं। वे कवक और शैवाल या साइनोबैक्टीरिया के बीच सहजीवी संबंध है। और वे चट्टानों, पेड़ों की छाल और अन्य सतहों पर उग सकते हैं। पोषक तत्व और पानी के सीधे वायुमंडल से यह वर्षा अवशोषित कर सकते हैं। अच्छा, हम ही समझाने में गलती कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन को हमने उल्टा कर लिया ना। मृदा विहीन मतलब जहाँ मिट्टी ना हो। तो छत्रक को हम सही समझा रहे थे, लेकिन वहां पे हमने पलट दिया कि छत्रक के लिए मिट्टी जरूरत है, लेकिन यहाँ पूछा क्या जा रहा है मृदा विहीन, इसलिए तो ये भी गलती हो गया था। और फर्न के लिए भी मिट्टी चाहिए था, तो लाइकेन और मॉस सही हो गया। तो क्या है, लाइकेन मृदा विहीन सतहों पर जीवित रहने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं। वे कवक और शैवाल या साइनोबैक्टीरिया के बीच सहजीवी संबंध रखते हैं। वे चट्टानों, पेड़ों की छाल और अन्य सतहों पर उग सकते हैं। पोषक तत्व और पानी की सीधे वायुमंडल से या वर्षा से अवशोषित कर सकते हैं। फिर है मॉस। मॉस भी मृदा विहीन सतहों पर जीवित रहने में सक्षम होते हैं। कम हद तक वे राइजोपाइस के माध्यम से सतहों से जुड़ते हैं और पत्तियों के माध्यम से पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। फिर है फर्न। फर्न को आमतौर पर जीवित रहने के लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है, ठीक है। फर्न जो है, फर्न को आमतौर पर जीवित रहने के लिए क्या होता है, मिट्टी की आवश्यकता होती है। हालांकि कुछ प्रजातियां जो होता है फर्न का चट्टानों या पेड़ों पर उग सकती है यदि उन्हें पर्याप्त नमी और पोषक तत्व मिले। फिर छत्रक या मशरूम। तो मशरूम कवक के पलने वाले शरीर हैं। कवक को जीवित रखने के लिए मिट्टी या कार्बनिक पदार्थ हो जाएंगे पेड़ पौधे का भाग जो भी है की आवश्यकता होती है। इसलिए मशरूम मृदा विहीन सतहों पर जीवित नहीं रह सकते हैं। इसलिए सबसे अधिक संभावना है कि लाइकेन और मॉस मृदा विहीन सतहों पर जीवित पाए जाएंगे। और इसका आंसर निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है। यानी कि मच्छरों को क्या है, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये एक नाम है लेमन घास, ठीक है। लेमन घास को आपने देखा होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं। लेमन घास का उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है। इसमें सिट्रोनेला तेल होता है जो मच्छरों को दूर रखने में प्रभावी होता है। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। कॉपीपोड, साइनोबैक्टीरिया, डाइटम, फोरामिनिफेरा। नीचे के उपयुक्त में से कौन सा जीव महासागरों की आहार श्रृंखलाओं में प्राथमिक उत्पादक है, ठीक है। प्राथमिक उत्पादक है, कौन सा है? तो देखेंगे साइनोबैक्टीरिया है जो प्रकाश संश्लेषण करता है, ठीक है। तो ये भोजन बनाने के काम करेगा, खुद से जो भोजन बनाने का काम करता है वही प्राथमिक उत्पादक कहलाता है। फिर है डाइटम। तो ये भी एक प्रकार का शैवाल है, ठीक है। ये भी खुद से भोजन बनाने का काम तो करेगा ही। तो ये साइनोबैक्टीरिया और डाइटम है। बट कॉपीपोड और फोरामिनिफेरा जो है ये सबको खाने वाले छोटे छोटे मछली नहीं कहेंगे, जीव जंतु जो है समुद्र में पाए जाने वाले हैं। यानी कह सकते हैं कि ये सब पर प्राथमिक उपभोक्ता है, ठीक है। तो देखते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल से। ये साइनोबैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषक बैक्टीरिया है जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फिर वे महासागरों में महत्वपूर्ण प्राथमिक उत्पादक हैं। फिर है डाइटम। ये एक कोशिकीय शैवाल है जिनमें सिलिका से बने कोशिका विधि होती है। वे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और महासागरों में प्राथमिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। फिर एक कॉपीपोड। ये छोटे क्रस्टेशियन हैं जो प्लवक का हिस्सा है। वे प्राथमिक उत्पादों को खाते हैं, ठीक है, और बदले में बड़े जानवरों द्वारा इसे खाया जाता है, इसलिए वे प्राथमिक उत्पादक नहीं है। फोरामिनिफेरा ये कोशिकीय जीव है जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट से बने खोल होते हैं। कुछ प्रजातियां प्रकाश संश्लेषण कर सकती है, लेकिन वे साइनोबैक्टीरिया और डाइटम जितनी महत्वपूर्ण प्राथमिक उत्पादक नहीं है। इसलिए साइनोबैक्टीरिया और डाइटम महासागरों की आहार श्रृंखलाओं में प्राथमिक उत्पादक माना जाता है। निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। अब ये शुद्ध हिंदी दे दिया है और ये भी आपको यहाँ पे पता नहीं चल रहा होगा। ये सब चूहे जैसा दिखने वाले प्राणी हैं,
ठीक है। जाहक जिसको हैजहॉग भी बोलते हैं, ठीक है। हॉग मीन्स ऐसे तो सुअर भी होता है, तो हैजहॉग कुछ सुअर या चूहा टाइप का जो भी है ये जीव जंतु है, तो जाहक है। फिर है सैलमुसक जिसको मॉर्मट भी बोलते हैं इंग्लिश में, ये बड़ा क्यूट सा मोटा गुलगुल टाइप का होता है, ठीक है। फिर है वज्र सल्क पेंगोलिन, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या है तब तो छाटेंगे, करउपयुक्त में से कौन से जीव परपक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने सुवेद अंगों की रक्षा करता है, गेंद जैसा बन जाता है। तो क्या ये तीनों बन पाते हैं? तो पहला तो बन जाता है गेंद जैसा, और ये वज्र सल्क भी बन जाता है। ये सैलमुसक जो है ये क्या है, अपने आप को बचाने के लिए बिलों में चला जाता है, ठीक है। तो ही यहाँ पे सही है, आंसर होगा ऑप्शन 1 और 3, ठीक है। करे जब खतरा महसूस होता था हैजहॉग अपने शरीर को एक गेंद के रूप में, तो उसके कांटेदार बाहरी भाग उजागर हो जाते हैं और उसके नरम और असुरक्षित अंग सुरक्षित रहते हैं। फिर है सैलमुसक जिसको बोलते हैं मॉर्मोट। फिर मॉर्मोट मुख्य रूप से अपने बिलों में छिपकर शिकारियों से बचते हैं, वे अपने शरीर को लपेट, ये ज्ञात नहीं है। फिर है वज्र सल्क जिसको पेंगोलिन बोलते हैं। पेंगोलिन भी खतरा महसूस होने पर अपने शरीर को एक सख्त गेंद में लपेट सकते हैं, जिससे उनके कैरोटीन से बने सल्क एक अभेद्य कवच बन जाते हैं। इसलिए हैजहॉग और पेंगोलिन दोनों परपक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए खुद को लपेटकर अपने सुवेद अंगों की रक्षा करते हैं। वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है या है? 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार इसका समर्थन किया गया था। तो 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार इसका समर्थन किया गया था। क्या है? वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट के संदर्भ में, तो ये सही होना चाहिए। फिर है इसमें वन के ह्रासों को रोकने के लिए वैश्विक समय रेखा का समर्थन किया गया था, तो ये भी सही है। कर ये वैध रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय घोषणा है, तो ये बाध्यकारी नहीं है। फिर है ये सरकारों, बड़ी कंपनियों और देशीय समुदायों द्वारा समर्थित है, तो ये कथन भी क्या है? सही है। फिर भारत इसके प्रारंभ के समय से हस्ताक्षरकर्ता में से एक था, तो ये कथन सही नहीं है। फिर कब जुड़ा? फिलहाल हमने इसको देखा नहीं है, ठीक है। 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार इसका समर्थन किया गया था। तो न्यूयॉर्क की घोषणा पर वनों पर 2014 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में समर्थन किया गया था, कथन सही हो जाएगा। अगर इसमें वनों के ह्रास को रोकने के लिए यहाँ तक कथन है, ये कथन सही क्यों है? तो घोषणा का लक्ष्य 2020 तक प्राकृतिक वनों की कटाई को आधा करना और 2030 तक इसे पूरी तरह से समाप्त करना है। क्वेश्चन 2021 का है, करिए वैध रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय घोषणा है, तो ये स्वैच्छिक और गैर बाध्यकारी घोषणा है। फिर चौथा, यह सरकार को, बड़ी कंपनियों और देशी समुदायों द्वारा समर्थित है, जिसे विभिन्न हितधारकों का समर्थन प्राप्त है, जिसमें देश, उपराष्ट्रीय सरकारें, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, गैर सरकारी संगठन और स्वदेशी समुदाय शामिल है। फिर भारत इसके प्रारंभ के समय हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था, तो भारत शुरुआती में इसके हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक नहीं था। फिर तंत्रिका अपहास, न्यूरोडीजेनरेटिव समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले मैग्नेटाइट कण पर्यावरणीय प्रदूषकों के रूप में निम्नलिखित में से किससे उत्पन्न होते हैं? तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक कण जिस भी यहाँ पे डिवाइस से निकलता है वो तंत्रिका अपहास या न्यूरो डिजेनरेटिव समस्या पैदा कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, क्या मोटर गाड़ी के ब्रेक से मैग्नेटाइट कण निकलता है? तो ये निकलता है, मोटर गाड़ी के इंजन से भी निकलना चाहिए, ठीक है। फिर घरों में प्रयोग होने वाले माइक्रोवेव स्टोव, तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि इससे मैग्नेटाइट कण जो है नहीं निकलता है, ठीक है। फिर बिजली संयंत्र, तो इससे मैग्नेटाइट कण निकलता है।
टेलीफोन लाइन, तो इससे मैग्नेटाइट कण नहीं निकलता है। तो यहाँ पे 1, 2 और 4 ऑप्शन सही होगा। फिर से देख सकते हैं, मोटर गाड़ी ब्रेक से निकलता है, मोटर गाड़ी के इंजन है, बिजली संयंत्रों से निकल सकता है, घर में प्रयोग होने वाले माइक्रोवेव स्टोव से नहीं निकलता है, टेलीफोन से निकलता है। मैग्नेटाइट कणों के स्रोत और तंत्रिका भास न्यूरो डिजेनरेटिव समस्याओं के साथ उनके संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित का स्पष्टीकरण हम देखेंगे। तो मोटर गाड़ी की ब्रेक पैड के घर्षण से मैग्नेटाइट सहित छोटे कण उत्पन्न होते हैं जो वायु प्रदूषण में योगदान करते हैं। मोटर गाड़ी की इंजन दहन प्रक्रिया के दौरान इंजन मैग्नेटाइट सहित विभिन्न कणों का उत्सर्जन करते हैं जो वायु प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है। घरों में प्रयोग होने वाले माइक्रोवेव स्टोव, माइक्रोवेव स्टोव गैर आयनीकरण विकिरण उत्पन्न करते हैं, भोजन को गर्म करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, लेकिन वे मैग्नेटाइट कणों का उत्सर्जन नहीं करते हैं। वे बिजली संयंत्र, कोयला आधारित बिजली संयंत्र दहन प्रक्रिया के दौरान मैग्नेटाइट सहित महत्वपूर्ण मात्रा में पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन करते हैं। फिर टेलीफोन लाइन मैग्नेटाइट कणों का उत्सर्जन नहीं करती। मोटर गाड़ी की ब्रेक, मोटर गाड़ी के इंजन और बिजली संयंत्र तंत्रिका आभास समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले मैग्नेटाइट कण पर्यावरणीय प्रदूषकों के रूप में उत्पन्न करते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी या फिल्टर फीडर है? तो फीडर मीन्स भोजन कराने वाला, फिल्टर में छानकर, तो इसमें अपने भोजन खाने वाला भी यदि छानकर कहीं से खा रहा है, ठीक है, तो वो फिल्टर फीडर कहलाएगा। तो यहाँ पे है असल्क, असल्क मीन जिसको कैटफिश बोलते हैं, तो क्या ये फिल्टर फीडर है? फिर है अष्टभुज ऑक्टोपस, तो ये फिल्टर फीडर है। फिर है सिप जिसको बोलते हैं ऑयस्टर, फिर है हवासिल जिसको बोलते हैं पेलिकन। तो यहाँ पे ध्यान देना है ऑप्शन सी ऑयस्टर, अपने गलफड़े से पानी में जो मौजूद क्या है प्लैंकटन ये सब है, छोटे छोटे कुछ जीव जंतु जो भी होगा उसको गलफड़े से छानकर खा लेता है, तो फिल्टर फीडर के रूप में सीप को ही जाना जाएगा। करे सीप या ऑयस्टर एक फिल्टर फीडर है, वह अपने गलफड़ों के माध्यम से पानी को छानकर भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि प्लावक छोटे कण। निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है? क्या बोल रहा? निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों के अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है? मान लीजिए चट्टान टूट फूट रहा है, उसका अपक्षय हो रहा है, पर्दन हो रहा है या इरोजन हो रहा है, तो उससे क्या निकलेगा? कार्बन चक्र, क्या कार्बन निकलेगा? मुख्य रूप से जो निकलेगा वही ध्यान देना है। क्या नाइट्रोजन उससे निकलेगा? फास्फोरस निकलेगा। पत्थर ईसों में फास्फोरस, कैल्शियम ये सब ज्यादा पाया जाता है, तो फास्फोरस चक्र का निर्माण हो सकता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। करें फास्फोरस चक्र में चट्टानों का अपक्षय यानी बैदरिक चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्वों के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है। अन्य चक्रों में पोषक तत्वों को अन्य स्रोतों से भी निर्मुक्त किया जाता है, लेकिन फास्फोरस चक्र में चट्टानों का अपक्षय सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब देखेंगे बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स, ये साल भर के अंदर को देखेंगे, अभी साल भर के ऊपर कहीं मतलब अभी से 10-11 महीने पहले का ही चल रहा है। एशिया, ये हमने आर्टिकल्स देख लिया था। एशियाई और अफ्रीकी हाथियों के बीच निम्नलिखित तंत्रों पर विचार करें, ठीक है। यहाँ पे अंतर क्या है एशियाई और अफ्रीकी हाथियों के बीच? अफ्रीकी हाथी औसतन एशियाई हाथी से बड़े होते हैं। क्या बोल रहा है? अफ्रीकी हाथी औसतन एशियाई हाथियों से बड़े होते हैं, तो डेट इज यहाँ पे क्या है, ये सही है। एशियाई और अफ्रीकी दोनों हाथियों के कान का आकार समान होते हैं, तो हमने इसके बारे में पढ़ा था कि अफ्रीकी हाथी का जो कान होता है लगभग अफ्रीका महाद्वीप का जो आकार है मैप के आकार का होता है, लेकिन एशियाई हाथी का कान थोड़ा छोटा होता है, तो जिस कारण से ये गलत है। एशियाई हाथियों में आमतौर पर 2 से अधिक दांत होते हैं, जबकि अफ्रीकी हाथियों में केवल 2 ही होते हैं। तो ये लगभग क्या है, इसको रिवर्स करके देख सकते हैं, ज्यादा दांत जो है अफ्रीकी हाथियों में पाया जाता है, एशियाई हाथियों में नहीं, तो ये भी गलत है। केवल एक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
क्या है, अफ्रीकी हाथी औसतन एशियाई हाथियों से बड़े होते हैं। ठीक है, अफ्रीकी हाथी एशियाई हाथियों की तुलना में बड़े होते हैं, ये हमने देखा था। अगर एशियाई और अफ्रीकी दोनों हाथियों के कान का आकार समान होता है, ये कथन था, बट गलती क्यों है, तो अफ्रीकी हाथियों के कान एशियाई हाथियों की तुलना में बहुत बड़े होते हैं। साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि उसका कान का आकार लगभग अफ्रीका महाद्वीप के जो मैप है उसके समान दिखता है। पर एशियाई हाथियों में आमतौर पर 2 से अधिक दांत होते हैं, जबकि ये तो कथन है, बट क्या है, एशियाई हाथियों में अफ्रीकी हाथियों की तुलना में छोटे दांत होते हैं और कुछ एशियाई हाथियों में दांत नहीं भी होते हैं। दोनों प्रजातियों के हाथियों के पास आमतौर पर 2 ही दांत होते हैं। ठीक है, तो छोटे दांत होते हैं, नहीं भी होते हैं, जिस कारण से ये गलत हो गया। तो मीथेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मीथेन गर्म करने में 80 गुना अधिक शक्तिशाली है, ये हमने पहले भी देखा है। ठीक है, मात्रा जरूर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक है, बट मीथेन का जो पावर है यहाँ पे गर्मी को होल्ड करने का, वो 80 गुना है। गाय और भेड़ जैसे जुगाली करने वाले जानवर इस मीथेन को मुख्य रूप से डकार के माध्यम से छोड़ते हैं, तो ये कथन भी सही होना चाहिए। और ऐसा माना जाता है कि लाल समुद्री शैवाल गायों में मीथेन उत्पादन में भारी कटौती करता है। अच्छा, हम उल्टा समझ लिए। ऐसा माना जाता है कि लाल समुद्री शैवाल, यहाँ से अलग करना है, गायों में मीथेन उत्पादन में भारी कटौती करता है। मतलब ये शैवाल इसको फीड के रूप में यदि दिया जाता हो, ठीक है, उसके भोजन में मिलाकर, तो गाय जो मीथेन का उत्सर्जन कर रही है अधिक, वो थोड़ा कम करेगी, ऐसा कहा जाता है। ये तीनों सही होना चाहिए। ठीक है, सभी कथन क्या है, सही है। कर ये सच है कि मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अधिक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, या कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में लगभग 80 गुना अधिक गर्मी को फंसा सकती है। तो जुगाली करने वाले जानवर जैसे गाय और भेड़ मीथेन का उत्पादन किन्वित करते हैं। यह मीथेन मुख्य रूप से डकार के माध्यम से निकलती है। पर लाल समुद्री शैवाल जिसे एस पारागोपेसिस टैक्स टैक्सीफॉर्मिस के नाम से भी जाना जाता है, तो पशुधन में मीथेन उत्पादन को कम करने के लिए एक आशाजनक है कि यह गायों में मीथेन उत्सर्जन को काफी कम कर सकता है। सेंटियागो नेटवर्क ऑन लॉस एंड डैमेज SNLD के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सेंटियागो नेटवर्क ऑन लॉस एंड डैमेज। SNLD की स्थापना जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय UNFCCC के तहत की गई थी, तो ये कथन गलत है। इसके द्वारा ये निर्माण नहीं किया गया था। UN के 3 संस्था है जो इसके सहयोग में है। SNLD का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो उल्टा बता रहे हैं, ये सही है। ठीक है, SNLD की स्थापना जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय के तहत की गई थी, ये कथन सही है। और SNLD का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ये भी आर्टिकल हमने पढ़ाया था, तो ये सही है, ना कि पहला। ये क्या सीधे वित्तीय सहायता नहीं देता है, टेक्नोलॉजी के ये सब का क्या करता है, मदद करता है। SNLD वर्षा इंटरनेशनल मैकेनिज्म और लॉस एंड डैमेज फंड के साथ मिलकर काम करता है, तो ये कथन सही है। यहाँ पे 2 और 3 क्या होगा, सही होगा। सेंटियागो नेटवर्क ऑन लॉस एंड डैमेज के बारे में जानकारी। SNLD की स्थापना जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से प्रभावित विकासशील देशों में तकनीकी सहायता प्रदान करना है। SNLD का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के हानिकारक प्रभाव से प्रभावित विकासशील देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करना है। SNLD का मुख्य कार्य जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले नुकसान क्षति से निपटने के लिए विकासशील देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करना है। SNLD सीधे वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता है। वर्षा इंटरनेशनल मैकेनिज्म और लॉस एंड डैमेज फंड के साथ मिलकर इसका उद्देश्य विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए आवश्यक ज्ञान, संसाधन और सहायता प्रदान करना है। SNLD को UNFCCC के तहत लॉस एंड डैमेज तकनीकी सहायता के लिए उत्प्रेरक के रूप में परिकल्पित किया गया है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए।
सिकल सेल रोग मुख्य रूप से लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन, जिसे सिकल के आकार की, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो सिकल सेल रोग में वही होता है हीमोग्लोबिन, फिर रेड ब्लड सेल क्या होता है, उसका आकार सिकल सेल की तरह हो जाता है, ठीक है। तो पहला कथन तो सही है। कोशिकाओं के कारण विभिन्न जटिलताएं उत्पन्न होती है। ओहो, हमने गलत जगह पे दिया है, इसीलिए समझने में यहाँ पे 2 नंबर होगा, ठीक है। तो जिससे सिकल सेल के आकार की कोशिकाओं के कारण विभिन्न जटिलताएं उत्पन्न होती है, पहला कथन यहाँ तक है। दूसरा कथन है कि कथन आई, अच्छा ये गूगल ट्रांसलेट हो गया, ठीक है ना। मतलब कथन 2, जीन थेरेपी एक हालिया उन्नति है जो सिकल सेल रोग के लिए संभावित उपचारात्मक उपचार प्रदान करती है। तो एक जीन थेरेपी है जो क्या है, सिकल सेल रोग में उपचार को प्रदान करती है। अब यहाँ पे कथन इस प्रकार का है, तो पहला कथन को फिर से पढ़ते हैं कि सिकल सेल रोग मुख्य रूप से लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है, जिससे सिकल सेल के आकार की कोशिकाओं के कारण विभिन्न जटिलताएं, ठीक है। तो जटिलताएं उत्पन्न तो यहाँ होती है, लेकिन क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्या दूसरा बता रहा है, यह उपचार से बता रहा है। सिकल सेल आकार हो जाता है तो वो क्या है, धमनियों में, यानी जिस भी भाग में खून का बहाव होता है, फ्लो करता है, तो सिकल सेल आकार के कारण वो अटकने लगता है। बोल यदि इस लाइन में रहता तो इसका आंसर क्या होता, पहला, बट यहाँ पे उसका उत्तर नहीं है, लेकिन दोनों कथन सही है, इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है। तो सिकल सेल रोग वास्तव में लाल रक्त कोशिकाओं में, ये तो जो कथन है वो कथन है। अब यहाँ पे वही है कि सिकल सेल के रोग के बारे में कथन एक सही है, जीन थेरेपी सिकल सेल रोग के लिए एक संभावित उपचार है, इसलिए कथन 2 भी तो सही है। हालांकि कथन 2 का कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। जीन थेरेपी क्या है, सिकल सेल रोग का कारण नहीं है, बल्कि इसका एक संभावित उपचार है। कारण वही होता जो हमने बताया। दुर्लभ अनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी क्या था, पहले आया था, मतलब कि ये क्वेश्चन नहीं कह सकते हैं, आया हो नहीं है, हम अभी एक करंट अफेयर में चल रहे हैं, ठीक है। तो ये सवाल पहले खबर में था। यह है PREGD, तो प्रेज्ड मिशन, यहाँ पे इसको ध्यान देना है, PREGD, दुर्लभ अनुवांशिक विकार से रिलेटेड ये नाम है। तो प्रेज्ड मिशन का उद्देश्य बच्चों में दुर्लभ अनुवांशिक विकारों को संबोधित करना है, तो ये कथन सही है। थैलेसीमिया और सिकल रोग भारत में दुर्लभ अनुवांशिक विकारों के उदाहरण है, तो ये भी सही है। फिर है दुर्लभ अनुवांशिक विकार केवल माता पिता से ही विरासत में मिल सकते हैं, तो केवल यहाँ पे माता पिता से ही विरासत में नहीं मिलते हैं, ये क्या है, जेनेटिक परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। उससे भी नए प्रकार के क्या है, अनुवांशिक रोग पैदा हो सकते हैं, जिस कारण से ये तीसरा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और यहाँ केवल 1 और 2 कथन सही हो जाएगा, ठीक है। तो यह मिशन दुर्लभ अनुवांशिक विकारों से पीड़ित बच्चों के निदान और उपचार के लिए शुरू किया गया है। थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग, ये दोनों रोग भारत में पाए जाने वाले सामान्य दुर्लभ अनुवांशिक विकारों का उदाहरण है। दुर्लभ अनुवांशिक विकार केवल माता पिता से ही विरासत में मिल सकते हैं, ये कथन हमने समझा दिया, आगे चलते हैं। साइकेडेलिकस दवाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म आया है साइकेडेलिकस दवा, तो ये कथन को हम देखते हैं। साइकेडेलिकस ऐसी दवाएं हैं जो धारणा, व्यवहार, चेतना और विचार की स्थिति को परिवर्तित करती हैं, जिसके साथ प्राय इंद्रियों के प्रति जागरूकता भी बढ़ जाती है। तो ये दवा का ऐसा कुछ प्रभाव होता है साइकेडेलिकस का, तो ये सही है। संयुक्त राष्ट्र के मनोविकार रोधी पदार्थों पर कन्वेंशन 1971 में मनोविकार रोधी पदार्थों को 4 अनुसूचियों के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है, जिनमें से अनुसूची 1 के पदार्थों के दुरुपयोग की संभावना सबसे अधिक है। मतलब ये दवा तो कुछ जगह पे चिकित्सीय रूप में क्या है उपयोग किया जाता है, लाभदायक भी है, लेकिन इसका क्या है दुरुपयोग भी किया जा सकता है, तो ये कथन सही है।
तो भारत विश्व के उन देशों में से एक है जो साइकेडेलिक दवाओं के उपयोग की अनुमति देता है। तो भारत इसे प्रतिबंधित क्यों है, ऐसी दवाओं को वो अनुमति नहीं देता है। तो केवल 2 क्या होगा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो साइकेडेलिक्स ऐसी दवाएं हैं जो अक्सर इंद्रियों की बढ़ती जागरूकता के साथ परिवर्तित धारणा, व्यवहार, चेतना और विचार की स्थिति को प्रेरित करती है। फिर अधिकांश साइकेडेलिक्स सेरोटोनिन रिसेप्टर्स सतह पर एक अणु जो एक विशिष्ट रसायन से बंधता है, जिससे एक विशिष्ट प्रभाव उत्पन्न होता है। अच्छा, कहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ था, कहाँ खत्म हो गया? तो अधिकांश साइकेडेलिक्स सेरोटिन रिसेप्टर्स, तो सेरोटिन रिसेप्टर्स के बारे में क्या है, कोशिका सतह पर एक अणु जो एक विशिष्ट रसायन से बनता है, जिससे एक विशिष्ट प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ से फिर देखेंगे अधिकांश साइकोडेलिक्स सेरोटोनिन रिसेप्टर्स से बंधकर मस्तिष्क में सेरोटोनिन, एक मूड स्थिर करने वाला हार्मोन की उपलब्धता ये काम करता है। संयुक्त राष्ट्र के मनोविकार रोधी पदार्थों पर कन्वेंशन 1971 में मनोविकार रोधी पदार्थों को 4 अनुसूचियों के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें अनुसूची 1 के पदार्थों के दुरुपयोग की सबसे अधिक संभावना है। तो कथन दूसरा क्या है, सही है। भारत में नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 साइकेडेलिक पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध सही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, इजराइल और अमेरिका के कुछ राज्यों, ओरेगन और कोलोराडो में औषधीय उपयोग के लिए गैस साइकेडेलिक्स के उपयोग की अनुमति दे दी है। B12 तापमान के साथ संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे टर्म है B12 तापमान। B12 तापमान वह न्यूनतम तापमान है जिस तक स्थिर दबाव पर पानी के वाष्पीकरण द्वारा वायु को ठंडा किया जा सकता है। तो क्या बोल रहा है, B12 तापमान वह न्यूनतम तापमान है जिस तक स्थिर दबाव यानी समान गति से उसका एक दबाव हम डालते हैं, तो पानी क्या है, वाष्पीकरण तो होगा लेकिन फिर भी वो क्या करेगा, वायु को ठंडा कर सकता है। अगर किसी क्षेत्र के वास्तविक महसूस किए गए तापमान का आकलन करने के लिए वहां के B12 तापमान की गणना करके तापमान और आर्द्रता के संयुक्त प्रभाव को समझा जाता है। ये भी सही है। भारतीय मौसम विज्ञान IMD द्वारा हीट वेव की परिभाषा में आर्द्रता को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि मौसम एजेंसी किसी स्थान के B12 तापमान की गणना करती है। तो ये कथन गलती बताया जा रहा है कि IMD द्वारा ऐसा नहीं कि उसमें आर्द्रता को मापा जाता है तो B12 तापमान की गणना की जाती है। तो केवल 2 को ही सही माना गया है। तो B12 तापमान इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यह मान B12 थर्मोमीटर से प्राप्त होता है, यानी वह न्यूनतम तापमान जिस तक स्थिर दबाव दिए जाने पर पानी के वाष्पीकरण द्वारा हवा को ठंडा किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनुष्यों के लिए B12 तापमान की सुरक्षित सीमा 30 डिग्री सेल्सियस से कम है, जबकि 35 डिग्री सेल्सियस उच्चतम सीमा है जिसके ऊपर मृत्यु की संभावना है। 30 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच मानव शरीर हाइपरथर्मिया से गुजरता है, जब शरीर का तापमान बढ़ जाता है जिससे असुविधा होती है तथा अंगों पर असर पड़ता है। तापमान और आर्द्रता के संयुक्त प्रभाव को वास्तविक महसूस किए गए तापमान क्षेत्र के B12 तापमान की गणना करके पकड़ा जा सकता है। अतः दूसरा क्या है, सही है। हीट वेव या IMD परिभाषा में बेट को ध्यान में नहीं रखा जाता है क्योंकि मौसम एजेंसी किसी स्थान के B12 तापमान की गणना नहीं करती है। पेटेंट संशोधन अधिनियम 2024 के संबंध में देखेंगे। ये पेटेंट किए गए आविष्कारों, कितने कथन सही नहीं है ये बताना है। ये पेटेंट किए गए आविष्कारों में आविष्कारकों के योगदान को मान्यता देने के लिए आविष्कार प्रमाण पत्र की शुरुआत करता है। तो ये बात सही है, पेटेंट यही होता है किसी ने कोई नया चीज खोजा या फिर आविष्कार इन्वेंशन किया। इन्वेंशन और डिस्कवरी में अंतर है वो तो आपको पता है। कार्यशील पेटेंट दाखिल करने की आवृत्ति को एक वित्तीय वर्ष में एक बार से घटाकर प्रत्येक 3 वित्तीय वर्ष में एक बार कर दिया गया है।
तो ये बात भी लगता है सही है कि कार्सेल पेटेंट दाखिल करने की आवृत्ति को एक वित्तीय वर्ष में एक बार से घटाकर प्रत्येक तीन वित्तीय वर्षों में एक बार कर दिया गया है। फिर है अब परीक्षण हेतु अनुरोध दाखिल करने की समय सीमा कम कर दी गई है, जिससे पेटेंट परीक्षण प्रक्रिया में तेजी आएगी। तो ये कथन भी सही है, तीनों कथन इसमें सही होना चाहिए। ठीक है, तीनों कथन सही है, लेकिन क्वेश्चन क्या था कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो सॉरी, कथन यहाँ पे हमने शुरू में टिकअप भी किया था, तो कोई भी नहीं, मतलब कि कोई भी कथन गलत नहीं है, सारे सही। आगे देखते हैं। तो ये देख सकते हैं कि यह पेटेंट किए गए आविष्कारों में आविष्कारकों के योगदान को मान्यता देने के लिए आविष्कार प्रमाण पत्र की शुरुआत करता है। कार्यशील पेटेंट दाखिल करने की आवृत्ति एक वित्तीय वर्ष में एक बार से घटाकर हर 3 वित्तीय वर्षों में एक बार कर दी। तब परीक्षा के लिए अनुरोध दाखिल करने की समय सीमा कम कर दी गई, जिससे पेटेंट परीक्षा प्रक्रिया में तेजी आएगी। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष का उद्देश्य उन राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों का सक्षम बनाना है जो जलवायु प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है, ताकि वे अनुकूलन की लागत को पूरा कर सके। तो कथन क्या होगा? पहला सही। भारत का प्रस्तावित कार्बन बाजार प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार योजना पर आधारित है, जो वर्ष 2012 से लागू है। तो ये दोनों कथन क्या है? सही है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। करा जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष का उद्देश्य उन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को सक्षम बनाना है जो जलवायु प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील, ताकि अनुकूलन की लागत पूरा किया जा सके। फिर भारत का प्रस्तावित कार्बन बाजार प्रदर्शन उपलब्ध योजना पर आधारित है, जो वर्ष 2012 से चालू है। कथन तो सही है। क्रिएटिव ऊर्जा प्रधान उद्योगों में विशिष्ट ऊर्जा खपत को कम एक विनियामक साधन है, जिसमें एक संबद्ध बाजार है जो अतिरिक्त ऊर्जा बचत के प्रमाणीकरण के माध्यम से लागत प्रभावशीलता को बढ़ाता है, जिसका व्यापार किया जा सकता है। अर्बन हीट आइलैंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार। तो हीट आइलैंड या अर्बन हीट आइलैंड के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था कि शहर जो है लगभग पक्के हो चुके हैं, जमीन जो है कम ही दिखता है, रोड है तो रोड पक्के हैं, बाग बगीचे में बहुत सारा रोड ये सब है वो भी क्या है? पक्के हैं, जिस कारण से हीट जो है वहाँ का गर्मी क्या है? बढ़ रहे हैं। और बगल वाले उस शहर का जो ग्रामीण एरिया है उस शहर से क्या होगा? ठंडा हो सकता है। यही होता है क्या? अर्बन हीट आइलैंड। अर्बन हीट आइलैंड वे शहरी क्षेत्र हैं जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में ठंडे होते हैं। ये कथन क्या है? गलत है, ठंडे न होकर गर्म होते हैं। पर हरी और ग्रामीण हरी नहीं है, ये शहरी है। ठीक है, यहाँ पे छूट गया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच तापमान का अंतर आमतौर पर दिन की तुलना में रात में अधिक होता है। ठीक है, तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच में तापमान का अंतर आमतौर पर दिन की तुलना में रात में अधिक होता है। और एक यही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि दिन की तुलना में रात में ही टेम्परेचर अधिक होता है अर्बन हीट आइलैंड में। ठीक है, ये कथन सही है। अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव एक दुष्चक्र बना सकता है, जहां एयर कंडीशनिंग थर्मल आराम के लिए एक त्वरित समाधान बन जाता है और परिवेश के वातावरण में अधिक हीट निकलता है। तो ये कथन भी क्या है? सही है। यहाँ पे केवल दो क्या होगा? सही होगा। तो अर्बन हीट आइलैंड शहरी क्षेत्र हैं जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक गर्म होते हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच तापमान का अंतर आमतौर पर दिन की तुलना में रात में अधिक होता है और गर्मियों में और सर्दियों में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य होता है जब हवाएं कमजोर होती है। थोड़ा सा ये कथन हम क्लियर करना चाहेंगे। क्वेश्चन जहाँ से भी हमने इसको सेट किया यही बात दिया है, लेकिन एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि यही है कि नहीं। ठीक है, हम तो देख लेंगे, ध्यान रहेगा तो अगले बार साइंस में हम इसका डिस्कस कर लेंगे। बट यही है। अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव का दुष्चक्र बन सकता है, जहां एयर कंडीशनिंग थर्मल आराम के लिए
त्वरित समाधान बन जाता है। मतलब कि अर्बन हीट आइलैंड यानी कि हमेशा के लिए यदि प्रभावशाली किसी क्षेत्र में हो गया, ठीक है, प्रभाव का दुष्चक्र बन सकता है जहां एयर कंडीशनिंग थर्मल आराम के लिए त्वरित समाधान बन जाता है। क्योंकि वहां पे ये क्या है, एसी का प्रयोग बढ़ जाएगा और परिवेश के वातावरण में अधिक हीट निकलता है। मान लेते हैं कहीं गर्मी हमेशा बना हुआ है तो लोग एसी यूज करेंगे तो फिर और हीट वातावरण में रिलीज होगा, ऐसा कुछ ये कह रहा है। तो इस प्रकार से हमने आज 20 क्वेश्चन देख लिया। कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स थे और कुछ प्रीवियस क्वेश्चन थे। ठीक है, तो कल मिलते हैं साइंस के आर्टिकल्स के साथ। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और इसी प्रकार से हमारे चैनल पे बने रहे, वीडियो को देखते रहे। धन्यवाद।